ओके, हम अब सपोज करते हैं यहाँ कि जो एग्स हैं हमने हर डे में जो ट्रांजिस्ट के वीक वाले तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में दिए हुए हैं, लेकिन हम हर डे में इसकी ट्रांजिट देख रहे हैं कि कितने हमने ट्रांसफर किए हैं। तो नंबर ऑफ एग्स आपके पास डे 1 100 एग लेट्स सपोज ट्रांसफर किए, डे 2 में भी 100, 3 में भी, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में भी। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एग्स हैं वो आपके पास कितने आ जाते हैं, 100 टू 103 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एग्स आपके पास आ जाते हैं 700 आ जाते हैं। अब हम ब्रोकन एग्स देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कितने हैं, तो हम देखें इसको, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स। मैम आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो आ रहा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? जी मैम। सबको नहीं आ रही है, सिर्फ आपको? मैम बस क्लियर हो गई। एक मिनट, ये कुछ पार्टिसिपेंट इस पर अच्छा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स हमारे पास कितने हैं, अगर हम उसको तो आप इन सबको ऐड कर लें तो कितने आता है आंसर, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 और 0.5 5 हो जाता है, 6 7 8 और 9। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स क्या आ जाता है आपके पास, 9 आ गया। तो अब आपने ये बताना है, आपने पार्ट 1 में तो बस ये कैलकुलेट करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्स ब्रोकन इन अ डे, calculate the number of eggs will be broken in processing the following number of eggs। अच्छा, वो तो हमने टोटल बताना है, पहले तो हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स ब्रोकन इन अ डे, यानी एक दिन में कितने एग्स जो हैं टूट सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एंड नेक्स्ट आपने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स व्हेन ट्रांजिशन इज 7000 एग, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि उसकी उस उतने, अगर हम पूरे वीक में 7000 या पूरे डे में 7000 हम ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है एक दिन में उन अंडे को टूटने की। तो उस पार्ट 1 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्स जो है, प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ एग्स आपके पास थे 7000 जो ट्रांजिस्ट हुए हैं, और आपके पास जो एन ए इवेंट हैपनिंग है, आपके पास जो एग टूट सकते हैं उसको डिवाइड करेंगे एन एस के साथ, यानी आपके पूरे वीक में अगर 700 ट्रांसफर हों तो 7000, इस ये उसका आ जाता है प्रोबेबिलिटी जो है एक वीक में, एक डे में अंडे टूटने की। तो 9 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल एंड थे 700, तो ये आपने कैंसलेशन करके आपके पास जो भी आंसर 7 1 ज़र 7, तो आपके पास आ जाता है 100 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 900 आपके पास इसके आंसर्स आ सकते हैं। मैम मुझे स्टार्ट से समझ नहीं आई। बल्कि आपके पास, हाँ, 900 में 2 0 कैंसिल हो जाते हैं तो 10 रह जाता है, आपका आंसर आ जाता है 90। स्टार्ट से ही समझ में आई, रिपीट करती हूँ, वैसे भी दोबारा से रिपीट करना था। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो कि द एग सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग अ वीक ब्रोक ड्यूरिंग द ट्रांजिस्ट एज फॉलो, यानी 1% 2% हर डे इतने एग्स जो हैं टूटते हैं फॉर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एग्स। अब आपने ये फाइंड करना है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स देयर दैट ब्रोक इन अ डे। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक दिन में अंडा टूटने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी अ ब्रोकन इन ट्रांजिस्टिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। पहले तो आप एक डे में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लोगे, एक डे के लिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है वो आपने बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्स ड्यूरिंग वीक टूटे हैं दैट इज एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्स। लेट्स सपोज आपने 100 आपने ट्रांसफर किए थे, तो आपने उसका बता दिया कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ एग्स जो कि आपके पास वीक में टूटे हैं 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स ब्रोकन इन अ डे आ जाती है।
मैंने ये डेज लिखे हैं 1 से लेके 7 तक, ये वो परसेंटेज लिखी है जो कि आपके पास हर डे अंडे टूटने की परसेंटेज है आउट ऑफ 100 एग्स। 100 एग्स मैंने सपोज कर लिया कि 100 एग्स में से 1% एग यहाँ पे टूट सकता है, मींस 1, 100 में से 2, यहाँ पे 1.5, देन 0.5 एंड अप टू सो ऑन। तो सिमिलरली आपने टोटल नंबर ऑफ एग्स फाइंड आउट कर दिए, दैट इज 700, टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स फाइंड आउट कर दिए, दैट इज 9। अब इनकी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रोकन एग इन वन डे फाइंड आउट किया, तो 9 डिवाइडेड बाय 100, तो कटिंग वगैरह तो नहीं होती, ये आपके पास फर्स्ट चीज का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में वो ये कैलकुलेट करने को कह रहे थे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स, टोटल नंबर ऑफ एग्स विल बी ब्रोकन इन मैम ट्रांजिस्टिंग। आपने पर बोले मैम आपने परसेंटेज कैसे फाइंड किया था? मैंने सारा सपोजिशन, परसेंटेज तो मैंने नहीं फाइंड की, परसेंटेज तो ऑलरेडी गिवन है ना। तो मैंने एग्स को सपोज किया कि लेट्स सपोज 100 एग्स में से 1% एग, मींस 1 एग आपके पास टूट जाता है। इसी तरह 100 एग में से 2 सेकंड डे के लिए, थर्ड डे के लिए, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टू संडे आपके पास इस तरह से उसकी परसेंटेज मैंने आउट ऑफ 100 एग्स में से 1 एग, आउट ऑफ 100 एग में से 2 एग जो है वो हमारे पर डे जो है ब्रेक हो रहे हैं। तो अब हमने ये बताना था टोटल नंबर ऑफ एग्स, ऑब्वियसली आप इन सबको ऐड करोगे तो 700 आ जाता है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स ड्यूरिंग अ वीक आपके पास जो है वो 9 आ जाते हैं। नाउ तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी थी ऑफ ब्रोकन एग्स पर डे। तो पर डे को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये किया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ डे से, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर अली? अली, इज इट क्लियर टू यू? मैम मैम ये टोटल उसका नहीं क्लियर हुआ मैम। किसका? 700 का या 9 का? मैम 9 का। अली, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके पास, आपने ये इस तरह के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस तो किए होंगे ना। लेट हम कोई चीज पोज करते हैं कि 100 है, 100 में से हम कह रहे हैं कि 2% जो है वो 100 कोई वैल्यू है और उसमें से 2% समझ लो अब 100 आपके पास बनाना है और उसमें से 2% बनाना खराब है। इट्स मीन 100 में से 2% खराब है, तो इट्स मीन 2 बनाना खराब हो गया। 100 में से उसके हम ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सपोज किया जी है। मैम। मैं इसको अगर ये कॉलम हटा के यहाँ पे ये लिख लूं, नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स, आई थिंक सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एक्सक्यूज मैडम। अली देखें, मैडम वो शाम को क्लास में इन करें। ओके, ये भी कर जाते हो आप लोग, मैं बोर्ड की तरफ नहीं देखती थी। अब क्लियर हुआ अली आपको पॉइंट? जी मैम क्लियर हुआ। और मैम ये 9 उसके साथ डिवाइड हो रहा है ना 700 के साथ? हाँ 700 से, या सॉरी 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 700 से डिवाइड हो रहा है, 700 से, सॉरी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्स है। अब आपने फर्स्ट, मैम ये इसके साथ क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी, ये तो आपके पास 7 डेज में जो एग आपने सप्लाई किए हैं वो 700 के हैं, ठीक है। टोटल जो 7 डेज में आपके एग जो हैं वो टूट गए थे वो 9 टूट गए थे, ठीक है। अब आपने ये बतानी है कि प्रोबेबिलिटी इन 700 एग्स में से जो 9 एग टोटल वीक में टूट रहे हैं, तो हर डे अंडे टूटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं। तो आप क्या करोगे कि ब्रोकन एग्स को डिवाइड करोगे 700 से, तो आपकी वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रोकन एग्स या पॉसिबल चांसेस ऑफ ब्रोकन एग्स पर डे, जो उन्होंने बोला हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट के पार्ट में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स दैट ब्रोकन इन अ डे। ठीक है, एक दिन में अंडे टूटने की ये प्रोबेबिलिटी आती है 9/700। अब उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहे कैलकुलेट the number of eggs that will be broken in transisting the following number of eggs। अच्छा, अगर आप 7000 एग ट्रांसफर करते हो, सप्लाई करते हो पोल्ट्री फार्म से किसी भी जगह पे, तो आपके कितने एग्स टूट सकते हैं वो आपने बताना है। तो आपको पता है पर डे की प्रोबेबिलिटी आपके पास 9/700 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 7000 से, द आंसर जो भी आता है, इस केस में 90 आ गया। सो 90 एग्स की प्रोबेबिलिटी है
कि 7,000 अंडे ट्रांसफर करते हुए, सप्लाई करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आपके पास एक दिन में 90 एग टूटने के चांसेस हैं। क्लियर हुई बात? मैम प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट की है, जो 7,000 की है, उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने फाइंड किया था मैम, 9 हाँ, जो आपने डिवाइडेड बाय 700। हाँ, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली ना। एक दिन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई, एक डे की, 1 डे अंडे टूटने की 9/100। अब आपने कहा कि मैंने आज के दिन में 7,000 एग जो हैं सप्लाई किए हैं, ट्रांसफर किए हैं पोल्ट्री फार्म से किसी जगह पे। ओके, अब आप मुझे बताओगे कि इस दिन, मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने चांसेस हैं कि आपके 7,000 एग आप सप्लाई कर रहे हो पोल्ट्री फार्म से किसी शॉप पे ट्रांसफर सप्लाई कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने चांसेस हैं कि 7,000 एग्स में से कितने एग्स जो हैं वो टूट सकते हैं। तो आपको पता है, आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि प्रोबेबिलिटी इन अ 1 डे, मेरी जो चांसेस हैं कि एक दिन में जो अंडा टूट सकते हैं वो 9/100 है। तो मैं एक दिन में अगर 7,000 सप्लाई कर रहा हूँ तो उसको 9/100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा तो वो मुझे बता देगा, क्योंकि दिस इज टोटल नंबर ऑफ एग्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी इन अ 1 डे। तो जो आंसर आता है दैट इज 90। सो 90 एग्स के आपके पास चांसेस हैं कि वो ड्यूरिंग सप्लाई आपके पास टूट सकते हैं। ठीक है मैम, समझ आ गई मैम। अब बाकी जो रिमेनिंग 2 आपके पास है ना, 8,400 जब सप्लाई करोगे कितना अंडे टूटेंगे, और 10,500 का तो वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ठीक है, नोट डाउन करें और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यस पे मैम। मूव करते हैं। बस मैं जब अली को समझा लेती हूँ, मैं बाकियों से पूछती भी नहीं हूँ। आई एम श्योर के बाकी के जितने जितने पॉइंट्स होंगे अली वो सारे क्वेश्चंस कर लेता है कि उन सब के भी क्लियर हो जाते होंगे, है ना? इज इट ट्रू या ना? हो जाता है ना? नाइफा आज आप बिल्कुल भी यस क्वेश्चन मैम। नहीं कर रही हो। हो यस जाता है ना कि यस वो मैम। आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो अली के क्वेश्चंस करने से सबके क्लियर हो जाते होंगे। अब्दुल्ला, आप हमारे साथ हो या लीव कर चुके हो? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लीव कर चुके हैं? अच्छा नहीं, साथ है, ठीक है, सही। ओके स्टूडेंट्स, नाइफ मिशेल ने मुझे बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है 7.7 का। मिशेल सही बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 है। मैम क्वेश्चन 1 पे इंक्लूड है, 2 को छोड़ के सब इंक्लूड है। अच्छा, 2 को छोड़ के सब इंक्लूड, ठीक है, वो मैंने वैसे ही मार्क लगाया है, 2 को छोड़ के सारे इंक्लूड है। ओके, अच्छा सही है। नोट डाउन हो गया हो तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर लूं अली? जी मैम, नोट डाउन हो गया मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.7। अब ये आपके पास प्रोबेबिलिटी से है, लेकिन इसका टॉपिक जो है ना एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज का कंसेप्ट आ जाता है। अगर आप पेज नंबर 249 पे देखें तो वहाँ आपको एक एग्जांपल से ही सारा समझ आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। लेकिन फिर भी हम ओबियसली इसमें काम करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आप जरा 249 पेज पे 3 सेट्स को देखें। मैंने आपको ग्रेड 10 में जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ है, मैंने उन्हें 3 सेट्स के नेम्स बताए थे कि सेट्स अगर 2 सेट्स हों या तो वो डिसजॉइंट हो सकते हैं, या वो ओवरलैपिंग हो सकता है, या एक सेट का दूसरा सेट सबसेट हो सकता है। तो आपको यहाँ बना के बताए हुए हैं कि एक सेट जो है वो 7.7 में एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट उसी तरह है, बस उनको अब हमने एड अप करना है। अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट है तो आपको पता है, लेट्स सपोज आपके पास सेट ए की वैल्यू 1 2 है एंड सेट बी की वैल्यू आपके पास 4 एंड 5 है, तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी सेट ए की वैल्यू सेट बी में और सेट बी की वैल्यू सेट ए में मौजूद नहीं है, तो बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास सेट ए की वैल्यू आपके पास है 1 एंड 2 और सेट बी की वैल्यू आपके पास है 2 एंड 3। आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेट बी के अंदर सेट ए की एक वैल्यू मौजूद है और इसी तरह ए की बी में, तो हम इनको कहेंगे कि दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स, और जो इनकी कॉमन वैल्यू है वो इस रीजन में हम लिख लेते थे। अब थर्ड जो केस आ जाता था कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब बी अगर आपके पास है 1 2 3 और सेट ए में आपके पास जो एलिमेंट है 1,
तो आप देख रहे हो कि सेट ए का एलिमेंट 1 वो सेट बी में मौजूद है और कोई ऐसा सेट ए में एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में ना हो, तो हम कहते हैं कि सेट ए जो है वो आपके पास सबसेट ऑफ सेट बी है, तो आप इसको इस तरीके से लिखते थे। तो ये आपको जस्ट रिकॉल कर रही थी सेट्स की जो मैम हम ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दें। लास्ट वन या दोबारा शुरू से? जी मैम। अच्छा लास्ट वन, ओके। सेट ए आपके पास, लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि उसकी वैल्यू है 1, सेट बी इज 1 2 3, तो आपको नजर आ रहा है कि सेट ए का जो एक ही टर्म है और वो सेट बी में मौजूद है और कोई ऐसी टर्म नहीं है सेट ए में कि जो बी में ना हो, तो हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। और उसका अगर हम वेन डायग्राम में शो करेंगे तो आप वो इस तरीके से शो करोगे कि ये सेट बी के अंदर मौजूद है। तो ये शो भी ये कर रहा है कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। दिस इज ओवरलैपिंग सेट, क्योंकि इसकी एक एलिमेंट और इसका भी एक एलिमेंट है, दोनों में मौजूद है, तो इसको ओवरलैप कहेंगे। और इसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे, इसमें कोई भी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमारा पुराना है, लेकिन इसको यूज करते हुए हमने प्रोबेबिलिटीज का कंसेप्ट में इसको अप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटीज को अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसके बाद सॉल्व करने चलते हैं। आपको कह रहे हैं कि इफ सिंपल स्पेस, यानी एक सेट है आपके पास, स्पेस सेट यानी जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते थे, आपको याद होगा यू से उसको डिनोट करते थे, ओके। 1 से लेके 9 तक है और इवेंट जो है उसमें से ए 2 4 6 8 है और इवेंट बी आपके पास आ सकते हैं 1 3 एंड 5, ओके। फाइंड आपने ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे, बट दिस इन दिस केस देयर इज अ यूनियन। सो फॉर यूनियन एक बात याद रखिएगा, यूनियन के लिए हम एडिशन का ये साइन यूज करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए हम सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करते हैं। तो वो जब मैं क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी तो वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम पहले यूनियन का कर लेते हैं, उसके बाद जब जो जो क्वेश्चन जो आते जाएंगे उसको अकॉर्डिंगली करते जाएंगे, ओके। इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, इसके भी प्रोबेबिलिटी के भी आपने देख लिया और इंटरेस्टिंग भी हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.7 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अच्छा, आपके पास जो सैंपल स्पेस दी गई है दैट इज सैंपल स्पेस 1 2 अप टू 9। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यू कहते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें। तो 1 से 9 तक है, तो सिंपल एक काउंटिंग है, तो देयर आर 9 इवेंट्स। अब इवेंट 1, इवेंट ए जो आपकी बुक में उसका नेम दिया हुआ है, उसमें आपके पास कितने नंबर्स आ रहे हैं? 2 है, 4 6 एंड 8। तो आपके पास एन ए नंबर ऑफ इवेंट्स इन सेट ए जो है वो आपके पास आ रहे हैं 2 and 2 4। सिमिलरली आपके पास इवेंट इन सेट बी आपके पास है 1 3 and 5। तो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स जो है एन बी आपके पास आ रहे हैं 3। अब आपने ये फाइंड आउट करना था, टू फाइंड आपने ये करना था कि व्हाट इज पी ए यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह लिखते होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन द केस ऑफ यूनियन, यहाँ एडिशन का साइन आ जाता है पी ए प्लस पी बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि टोटल वैल्यूज ऑफ टोटल इवेंट्स ऑफ ए एंड ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो आपके पास a जो है दैट इज 4 एंड s इज 9 प्लस 3 बाय 9 एंड 4 प्लस 3 7 over 9। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b आपके पास आ जाती है, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अली क्लियर हो गया ये भी? अली इज इट क्लियर टू यू? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है अ नेचुरल नंबर इज चोजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स, ओके। फर्स्ट 50 नंबर्स के नेचुरल नंबर्स हैं। मैं इसका कंसेप्ट
अच्छा चलें, इसको भी आप सीखें, कहूँगी कि ये खुद करें। What is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or of 5? अच्छा ठीक है, ये करवा देती हूँ। आपने टोटल जो नेचुरल नंबर्स है ना, फर्स्ट 50 यूज किया। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 50 तक आपने उसको चूज कर लिया। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 5। 3 और 5 की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कितने चांसेस हैं कि 3 और 5 को हम सेट वन नेचुरल नंबर का सेट 1 to 5 से चूज करके कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अब जो टोटल नंबर्स आपके पास गिवन है NS, जो आपके पास पहले हम इसको लिख लेते हैं कि जो सैंपल स्पेस है सेट की वो आपके पास नेचुरल फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो इट्स मीन टोटल नंबर्स आपके पास जो है दैट इज 50। अब यहाँ आप इवेंट ए इवेंट बी करके कर लें। इवेंट ए के लिए आप सपोज कर लें इवेंट ए शोज मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आपके पास इवेंट ए के लिए आपने ये कह दिया, मींस ए जो है कितने आ सकते हैं 3 के फर्स्ट 50 आपके पास नंबर हैं और मल्टीपल ऑफ 3 आपने बताने हैं 3 के टेबल पे। तो काउंट कर लें या 3 का टेबल पढ़ लें। मैंने काउंट किया, काउंट कर मैंने लें या काउंट किए 16 बन रहे हैं, मतलब टेबल करके ना 48 तक 16 बन रहे टोटल। अच्छा ठीक है, मतलब मैं थोड़े से लिख लूँ 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 up to so on, yes. last term is till 48। 48। और आपने कहा कि NA for event A there will be a 16 numbers Yes. that are multiple of 3। अब event B की आप हेडिंग दे दें और उसको कह दें कि event B shows multiple of 5 from first 50 नेचुरल नंबर्स। मैम सॉरी, लाइट चली गई थी मैम। ठीक है, मैं अभी रिपीट कर दूंगी, बस ये एंड कर दूं ना उसके बाद। जी अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं आप? मल्टीपल्स ऑफ 5 10 होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 10, ठीक है, मैं इसमें थोड़े से पहले लिख देती हूँ, फिर उसको आप काउंट कर लें। 5 1s are 5 5 2s are 10 15 अप टू so on, एंड लास्ट टर्म ज़ाहिर 5 के टेबल पे 50 आता है। सो नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर बी आपके पास कह रहे हैं आप लोग कि 10 आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था इन्होंने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। यानी मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 5, आपका जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है वो जस्ट आपने ये फाइंड आउट करनी है कि मल्टीपल ऑफ 3 और 5 की कितनी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ सकती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका जो फाइनल सेट होगा जिसमें आपने जो मैं अभी इस प्रोबेबिलिटी को नहीं, चांसेस को नहीं बता रही, आपका जो फाइनल सेट होगा वो आपके पास ऐसे नंबर्स उसमें आने चाहिए दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 5। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल 5 तो नहीं आता 3 और 5 के टेबल, 15 आ जाता है और 3 और 5 के टेबल पे आता है। देन 50 तक जो दो और टर्म्स आती हैं मैम जी 15 30 और 45 30 और 45 आता है 3 के टेबल पे। हाँ जी, आज बिल्कुल yes, आता है। तो ये 3 वो नंबर्स हैं जो आते हैं 3 के मल्टीपल पे भी और 5 के मल्टीपल पे भी। आपकी क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि फाइंड आउट
तो probability of the numbers which comes on the table या which are the multiple of 3 और 5, यानी वो 3 के मल्टीपल भी हो और 5 भी। आपने सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 टोटल कैलकुलेट किए, दैट इज 16। आपने फिर कैलकुलेट किए मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 10। आपने फिर फाइंड आउट ये करना है कि आपके पास जो है टोटल नंबर्स जो हैं जो 3 में भी और 5 में भी आते हैं, तो वो इन दोनों के कौन से नंबर्स होंगे। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि आपने जब इन दोनों की इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में आपके पास वो नंबर्स आते हैं जो इन दोनों टर्म्स में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो आपने वो फाइंड आउट करना है कि आपके पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 3 और 5 के टेबल पर आने वाले नंबर्स हों। तो सबसे पहले आप सेट नाउ जो रिक्वायर्ड है, नाउ ए इंटरसेक्शन बी में वो नंबर्स आएंगे दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 15, 30 एंड 45। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं फॉर ए इंटरसेक्शन बी वो आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब आपने ये फाइंड आउट करना था कि आपके पास वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा हो। तो उसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, मैं इधर स्पेस में मैम ये एक दफ़ा रिपीट कर दें। मैं इसको स्टार्ट में लिख लूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए पहले रिपीट कर दूं, यहाँ तक तो एंडिंग है इसके बाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं कि आज नेचुरल नंबर आपने लिए हैं चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, सैंपल स्पेस इज 1 to 50, इट्स मीन टोटल नंबर NS इज इक्वल्स टू 50। ओके, अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, यानी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपके पास जो चूजन नंबर है एक सेट बनाना है जिसमें 3 और 5 की मल्टीपल्स हों। तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने हैं फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो आपने देखा कि 3, 6, 9 और मल्टीप्लाई करके काउंट किया तो देयर आर 16 नंबर्स which are multiple of 3 from first 50 natural numbers. Similarly, आपने सेकंड में आपने कैलकुलेट किया इवेंट बी में कि which are multiple of 5 from first 50 natural numbers. तो आपने काउंट किया दैट इज 10। अब आपने वो सेट बताना, वो पॉसिबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी बतानी थी जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 दोनों आए। तो सबसे पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया, तो इसमें देयर आर ओनली 3 नंबर्स व्हिच कम्स ऑन द टेबल ऑफ 3 एज वेल एज टेबल ऑफ 5। तो आपने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इज 15, 30 एंड 45, सो नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3। तो अब इसको यूज करके आपने फाइंड आउट ये करना है कि कितनी चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी फाइंड आउट करने की इसके कि विच का टेबल की जो आपके पास सेम वैल्यूज आ जाएं। तो मैं ऊपर से रेज कर दूं अली, अगर आप लोगों ने सेम वैल्यूज नहीं, मेरी टेबल ऑफ जी मैम, हो गया। ओके ठीक है। मैम इंटरसेक्शन का कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इंटरसेक्शन यूज करना है? देखो हम डायरेक्ट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते कि 3 और 5 के आपके पास जो है मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं। आपने पहले 3 के कैलकुलेट किया, 5 के कैलकुलेट किया, वहां से आपको फाइंड आउट हो गया इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बेसिकली आपने ये फाइंड आउट करना था ना कि प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आती है। मैं आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के फार्मूलाज पेज नंबर 40 पे में शायद बताया नहीं, मैंने कहा जब जब यूज होंगे मैं बताऊंगी। 250 पेज पे देखें, द फार्मूलाज फॉर द एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर पी, आप देखो पी ए यूनियन, ये देखो पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। जब आपके पास ए और बी सेट डिसजॉइंट होंगे जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, बट इन क्वेश्चन नंबर 2 सेट ए एंड सेट बी इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स। ये आपके पास वो सेकंड फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी जिसको कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग सेट्स। तो दीज टू सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो इनके लिए जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते नाइफा पी बार बार बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी P यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। बेशक हमारे पास एडिशन की यूज होती है लेकिन फॉर द केस ऑफ डिसजॉइंट सेट, बट इन द केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स जो है
वो आपके पास फॉर्मूले में आपका क्या आ जाता है, P इंटरसेक्शन probability of A intersection B, तो इट्स मीन यू हैव टू कैलकुलेट A intersection B। तो इसलिए आपने फाइनल तो यही फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि वो नंबर्स जो 3 और 5 के टेबल पर आए। तो आपने देखा कि इन दोनों सेट्स में 3 और 5 के टेबल पर आने वाले नंबर्स मौजूद है। तो सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास P इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B यूज होगा। तो उसमें आपको A इंटरसेक्शन B रिक्वायर्ड था बिकॉज दीज टू सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, यस मैम। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। एंडिंग करते हैं इसकी नाउ। Now, probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B, but in this case, A and B are overlapping sets. So which implies that probability of A intersection B आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास NA over NS प्लस NB over NS टोटल नंबर माइनस NA इंटरसेक्शन B ओवर NS। तो बस इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी एलसीएम आप लोगों ने लेना है, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपने इसमें लिख देना है। NA की आपने मुझे बताया था 16, NS क्या आया था स्टूडेंट्स 50। अच्छा अब्दुल्ला आप कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैंने तो मैम बस 26 जो टोटल था उसको मैंने माइनस किया 3 से 23 आया, फिर प्रोबेबिलिटी दी तो 23/50 आया था। आपका मेथड थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा आपने फॉर्मूला नहीं यूज किया इसमें? हाँ मैंने सिंपल पहले एक फाइनल आंसर निकाल लिया 23 और फिर मैंने उस पर प्रोबेबिलिटी ठीक है, लगा आपने के 23/50 कर दिया। सही है। आपने पता फॉर्मूला बेस्ड नहीं किया, आपने यूज किया है डायरेक्ट थ्योरेटिकल। ठीक है वो मेथड भी सही है, लेकिन आप इसको भी फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो। और उस तरह से अगर, क्योंकि मैं ज्यादा फार्मूला इसमें फॉलो करवा रही हूँ तो इनको फार्मूला सी करने दो। तो आपके पास जो आ जाता है दैट इज NB क्या है, NB क्या आया था 10 over 50 और -3 over। मैम 1 मिनट से कम टाइम रहता है मैम। ठीक है बस मैम आंसर आ बस जाएगा। आंसर आ गया। 10 + 16 26 - 3 20